नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। दोस्तों आइए चलें फिर इतिहास की राहों पर, इतिहास को जानते हैं। दोस्तों हमारे महान वीरों की कुछ महान वीर गाथाएं भरी पंक्तियां, जिनमें से एक को हम आज जानेंगे। पंक्तियां इसलिए कि जितना भी हम लिखें तो लिख तो हम कुछ पंक्तियां ही पाएंगे, क्योंकि हम असलियत से हम काफी दूर हैं। हम इसको शायद नहीं समझ सकते अच्छे से, क्योंकि उन्होंने कितने दर्द को सहा होगा उसका हम कुछ मात्र ये समझ सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई रही होगी वो बेहद ही दुख भरी और संकट भरी और खतरनाक रही होगी। ऐसे ही कुछ महान वीर गाथाएं जो उन्होंने अपना शौर्य, साहस और बल दिखाकर युद्ध लड़े, जीते, तो उनका भी एक अलग ही स्थान रहा होगा, जिनको हम कुछ मात्र पंक्तियों में लिख ही सकते हैं। हम उसको संपूर्ण तरीके से नहीं लिख सकते, तो उनमें से हम एक को जानेंगे आज, लचित बोरफुकन जी। जी हाँ, पूर्वी भारत के शिवाजी कहे जाने वाले लचित बोरफुकन, ये इनका जन्म इतिहासकारों के मुताबिक 24 नवंबर 1622 को मोमाई तमोली बोरबरुआ और कुंती मोड़ के घर हुआ था। इनके जो पिता थे वो अहोम साम्राज्य में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे और इनका धर्म था फुरेलो। अहोम साम्राज्य पूर्वी भारत के ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। दोस्तों अहोम साम्राज्य की शुरुआत 1228 ईस्वी से हुई थी। इसके पहले राजा थे सुकाफा, जिन्होंने 1228 से लेकर 1268 तक राज किया था। ये मोमाओं से आए थे। दोस्तों बोरफुकन अहोम भाषा में फुकान, इसमें मतलब अहोम साम्राज्य के 5 पार्षदों में से एक। यह पद राजा प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। इसमें कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां शामिल थी। इसमें कालियाबोर नदी के पश्चिमी में अहोम साम्राज्य के क्षेत्र के अधिकार में। दोस्तों भारतीय ग्रंथों में असम का जो नाम है वो प्राग ज्योतिषपुर के रूप में अंकित मिलता है और भारतीय पुराणों के अनुसार यह कामरूप राज्य की राजधानी थी। लचित बोरफुकन जी ने मानवीय शास्त्र और सैन्य कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों हम बात करेंगे जो उन्होंने बोरफुकन के रूप में, उस रूप में वीरता दिखाई, उसके बारे में। राजा चक्रध्वज उस समय असम के राजा थे और गुवाहाटी जो आज असम की राजधानी है वर्तमान में, उस समय गुवाहाटी में मुगल शासकों का राज हो चुका था और उसके खिलाफ सेना का नेतृत्व करने के लिए राजा चक्रध्वज ने लचित बोरफुकन को सेना का सेनापति चुना। लचित बोरफुकन जी सेना को तैयार करते हैं और युद्ध अभ्यास करते हैं, युद्ध नीतियां बनाते हैं। बताया जाता है 1667 की गर्मियों की बात है, जब वहां के राजा चक्रध्वज जो थे उनके द्वारा लचित बोरफुकन को उपहार स्वरूप एक सोने की मूठ वाली तलवार और वहां के विशिष्टता के प्रतीक पारंपरिक वस्त्र उन्हें प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों लचित बोरफुकन जी की सेना द्वारा और उनके द्वारा एक बेहद ही खतरनाक लड़ाई होती है, एक युद्ध होता है जिसके फलस्वरूप मुगल सेना को खदेड़ दिया जाता है वहां से कोसों मीलों दूर और गुवाहाटी को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, पुनः आजाद करवा दिया जाता है और हम उस युद्ध को सराय घाट की लड़ाई के नाम से जानते हैं। लचित बोरफुकन जी और उनकी सेना ने वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया और मुगली सेना को परास्त कर दिया। दोस्तों इसके बाद असम सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका और ढाका से असम गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी। दोस्तों उस वक्त मुगली सेना का नेतृत्व कर रहे थे राम सिंह और उनके नेतृत्व में मुगल सेना में थे 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 थे उसमें तीरंदाज, 18,000 थे तुर्की घुड़सवार, 5,000 थे बंदूकची और 1,000 से अधिक थे तोपों के साथ नौकाओं का विशाल बेड़ा। दोस्तों इस गुवाहाटी सराय घाट की लड़ाई के पहले चरण में मुगल सेना को असमिया सेना के खिलाफ कोई भी कामयाबी नहीं मिली थी। अब बात करते हैं सराय घाट की लड़ाई से जुड़े कुछ किस्सों की। बताया जाता है कि पहले चरण में तो कोई कामयाबी मुगली सेना को नहीं मिली थी। इसके बाद मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले राम सिंह एक चाल चलते हैं, राजनीति भरी, कायरता भरी, जो भी आप समझे। उस चाल में था कि वो एक तीर अहोम शिविर की तरफ छोड़ते हैं और उस तीर में एक पत्र था। पत्र में यह लिखा हुआ था कि लचित बोरफुकन को 1 लाख रुपए दिए गए थे अपनी सेना के साथ पीछे हट जाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने गद्दारी की। ये पत्र जो था वो राजा चक्रध्वज के पास पहुंचता है और फिर राजा चक्रध्वज को लचित बोरफुकन की निष्ठा और देशभक्ति पर संदेह होने लगता है। इसके बाद उनके प्रधानमंत्री बुड़गोहन जी राजा चक्रध्वज को समझाते हैं कि ऐसा कतई भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, यह सिर्फ लचित बोरफुकन के खिलाफ एक चाल है। सराय घाट की लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी, अपने अंतिम पड़ाव में थी। तब मुगल सेना सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी की ओर से आक्रमण करने लगती है। फिर असमिया सेना जो थी वो लड़ाई की खत्म करने लगती है, अपनी हिम्मत हारने लगती है और कुछ सैनिक तो पीछे हट भी जाते हैं।
उस वक्त लचित बोरफुकन जी गंभीर रूप से बीमार भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को खत्म नहीं किया और नाव में सवार होकर 7 नाव के बेड़े को तैयार करते हैं किसी तरह से और मुगल सेना की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो अपनी सेना को कहते हैं कि अगर तुम्हें पीछे हटना है तो हटो, भागना है तो भाग जाओ, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे एक कार्य किसी उम्मीद के साथ सौंपा है, मैं उसको पूरा किए बगैर नहीं लौटूंगा। अब चाहे मुझे मुगल सेना बंदी बना ले या फिर मार दे, लेकिन मेरे महाराज को सूचित कर देना कि उन्होंने जो कार्य अपने सेना अध्यक्ष सेनापति को सौंपा था उसने उसका किस तरह से पालन किया और किस तरह से युद्ध किया। इसके बाद असीम सेना लामबंद हो जाती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी में एक भीषण युद्ध होता है, एक खतरनाक युद्ध होता है और इतिहास रच दिया जाता है। युद्ध में लचित की सेना की विजय होती है, मुगली सेना गुवाहाटी से पीछे हट जाती है। मुगल सेनापति ने अहोम सैनिकों और अहोम सेनापति के हाथों पराजय स्वीकार करते हुए लिखा कि महाराज की जय हो, सलाहकारों की जय हो, सेना नायकों की जय हो और देश की जय हो। वहां तमाम शक्तियों का नेतृत्व सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है, यहां तक कि मैं राम सिंह युद्ध स्थल में व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर मौजूद होते हुए भी कोई कमी या अवसर न रही। दोस्तों, सरायघाट की लड़ाई के लगभग 1 वर्ष बाद बीमारी के कारण लचित बोरफुकन जी का जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर बुलंदपुरा में देहांत हो जाता है। स्वर्गदेव उदमादित्य सिंह द्वारा 1672 में निर्मित लचित स्मारक में विश्राम कर रहा है। उनका कोई भी चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक पुराना इतिवृत्त उनका वर्णन कुछ इस प्रकार करता है कि उनका मुख चौड़ा है और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दिखाई पड़ता है और कोई भी उनके चेहरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। दोस्तों, नमन है एक ऐसे वीर को। तो एक अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अध्याय, ये वीडियो पसंद आई है तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं फिर एक नए अध्याय में, नए इतिहास की पंक्तियों के साथ, नए इतिहास की राह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।